नमस्ते, स्वागत है आपका रिपोर्ट वाला 24 में। मैं आशीष शुक्ला हूँ। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं प्रोफेसर सतीश राय, जो कि वरिष्ठ राजनीति शास्त्री हैं और सालों से वो देश की राजनीति को बखूबी जानते और समझते रहे हैं। प्रोफेसर सतीश राय भारत के एक ऐसे पॉलिटिकल थिंकर के रूप में जाने पहचाने जाते हैं जिन्होंने ग्राम प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक के राजनीति को बेहद करीब से देखा है और भारत के जो कई नियम कानून हैं, जो कई बड़े बदलाव हैं, उसे करने में इनका अहम योगदान रहा है। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज हम बातचीत इसी पे करने के लिए आए हैं कि उत्तर प्रदेश जो कि एक बड़ा सूबा है भारत का, यहाँ चुनाव चल रहे हैं और करीब करीब सभी दल जो है वो प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर रहे हैं। देखा यह जा रहा है कि जो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो रहा है उससे कई ऐसे चेहरे गायब हैं जो सामान्य कार्यकर्ता हैं, जिनका वजूद कम है लेकिन ईमानदारी से वो काम करते हैं, जो निश्चित तौर पर सेवा भाव से समाज के बीच में रहते हैं। उनके नाम प्रत्याशी नहीं बन पा रहे हैं। प्रत्याशी जो बन रहे हैं ज़्यादातर वो बड़े ठेकेदार हैं, बड़े व्यापारी हैं या वो राजनीतिक परिवारों से है। ऐसे में राजनीति में वो तबका जो निश्चित तौर पर समाज सेवा के लिए आया था, जाना पहचाना जा रहा था, वो गायब है। इस पे क्या है आपकी राय? देखिए, राजनीति, आपका जो सवाल है उसके इस पहलू को लेकर के, तो उसको यूँ कह सकते हैं कि राजनीति महंगी बहुत हो गई, ये कहा जा सकता है। और गरीब कार्यकर्ता के लिए जो किसी ज़माने में ये साहस कर लेता था कि चंदे इकट्ठा करके, और वो भी किसी गलत आदमी से चंदा नहीं मांगता था, गलत कमाई वाले से नहीं मांगता था, सामान्य लोगों से, जनसाधारण के बीच चंदे वगैरह इकट्ठा करके भी चुनाव लड़ लिया करता था और चुनाव इतने खर्चीले नहीं थे। लेकिन आज चुनाव आयोग ने बड़ी कोशिशें की हैं पिछले 2-3 दशकों में। टीएन शेषन और उसके ऑनवर्ड तो बहुत ज़्यादा कोशिशें हुई हैं कि चुनाव खर्चे को कैसे उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए, या जो नंबर 2 का पैसा, काला धन चुनाव में प्रयुक्त होता है, उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए। लेकिन मर्ज बढ़ता गया जो जो दबाव। जी, पैसे का रूल बहुत ज़्यादा, धन बल का रूल बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। बाहुबल का रूल, और बाहुबल के साथ धन बल जुड़ा होता है, उसकी भूमिका भी बढ़ती चली गई। तो इसमें जरूर ये बात सही है कि किसी सामान्य कार्यकर्ता के लिए बड़ा कठिन हो गया है आज चुनाव लड़ना। मुझे याद आता है सन 1980 के दशक, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, ये सारा डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन के दौर की देन है और कमोबेश सभी दल इसके शिकार हुए। 1980 के दशक तक मुझे याद है, जैसे ये बनारस जिला है और इसमें पहले 14 विधानसभा सीटें होती थी, तो उन 14 विधायकों का चेहरा मुझे याद आता है। सन 80 के दशक में जो लोग विधायक थे, किसी के पास 4 पहिया गाड़ी नहीं थी, और अब आपके पास 4-6 गाड़ी से चलने की हैसियत नहीं है तो टिकट लेने की क्वालिफिकेशन ही आपकी नहीं बनती। रैलियों में कहा जाता है कि भाई आप 500 गाड़ी भी विधायकों को लेके आना है। ऐसा उस समय याद है कि मुझे धानापुर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी बनारस जिले में थी, वो चंदौली जिले में, वो कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम भी अब बदल गया है। वहाँ लोक दल से बैजनाथ जी एमएलए हुआ करते थे, बड़े जमीनी और बड़े अच्छे ईमानदार राजनीतिक कार्यकर्ता थे और कई बार से वो विधायक हो रहे थे। तो उस सीट पर कैसे फिर से कांग्रेस फिर से पुनर्स्थापित हो, ये कांग्रेस की लीडरशिप के लिए चिंता का विषय था। और वहाँ उन्होंने एक इंटरमीडिएट कॉलेज वहाँ था, उसके एक्स प्रिंसिपल को, रामजन्म सिंह जी को टिकट दे दिया। उस इलाके में गांधी जैसी इमेज उनकी थी और उस समय कहा जाता था कि कांग्रेस पार्टी ने अच्छा अमाउंट अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए दिया, लेकिन वो अच्छा अमाउंट भी कितना था, 40,000 रुपये। जिनको सबसे ज़्यादा मिला होगा जिन उम्मीदवारों को, उनको 40,000 रुपये, उन्हें भी 40,000 रुपये चुनाव लड़ने के लिए मिला। वो चुनाव उन्होंने जीता,
चुनाव। अच्छा जी। बैजनाथ जी को हराया उन्होंने, और चुनाव जीतने के बाद वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जाकर के उन्होंने 13,000 रुपए जमा कराए और उसकी रसीद कटवाई कि ये पैसा मेरा बच गया है। 13,040 में से 13,000 लोग जमा कराया कि ये पैसा मेरा बच गया। तो इस तरह के चुनाव ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, सन 80 के दशक तक हुआ करते थे। तो ये सारा जो धनबल का वर्चस्व हमारे लोकतंत्र पर स्थापित हुआ है, ये ग्लोबलाइजेशन के दौर की देन है। और बड़े फ्रेंडली लोग चुनाव लड़ा करते थे। यहाँ के इतिहास में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस बनारस के हैं, उसमें सबसे प्रेस्टिजियस टफ वीवीआईपी फाइट आप कह सकते हैं, तो वो 1980 के चुनाव में हुई थी, जब देश के दो बड़े दिग्गज, तब ये टीवी चैनल्स का, आप सब इन पोर्टल्स का इनका प्रसार नहीं था जी, लेकिन फिर भी देश भर में चेहरे पहचाने जाते थे। और बनारस की दो शख्सियतें ऐसी थी जिनको देश भर में गांव-गांव में जिनके चेहरे पहचाने जाते थे। एक तो कांग्रेस के उम्मीदवार कमलापत त्रिपाठी और दूसरे राजनारायण जी, वो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई थी उन लोगों ने, या हो तो वो चौधरी चरण सिंह और वो लोग अलग हुए थे, तो एक अलग दल उन्होंने बनाया। वो जनता पार्टी के टूटन के बाद जनता पार्टी सेकुलर या इस तरह से करके, तो उन लोगों के बारे में बड़ा फेमस किस्सा है बनारस में, आपने भी सुना होगा, वो चर्चित किस्सा है। लेकिन एक बार आप बताएंगे तो वो दोनों लोग रोहनिया कस्बे में दोपहर का समय था, जाड़े के दिन में चुनाव हो रहा था, और वो अपने प्रचार के क्रम में दोनों लोग एक साथ रोहनिया पहुंच गए। तो जब न सामना हुआ तो राजनारायण जी से कमलापति जी वरिष्ठ थे, तो स्वाभाविक था, और दोनों के बड़े पुराने संबंध भी थे। तो राजनारायण जी त्रिपाठी जी के पास आए, उन्होंने कहा पंडित जी आप तो पूजा पाठ करके और खूब नाश्ता वास्ता कायदे से खा पी करके घर से निकले होंगे, मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ, हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया, पहले कुछ निकालिए। और पंडित कमलापत त्रिपाठी के बारे में जो जानकार लोग हैं वो जानते हैं, मैं इस बात को का साक्षी हूँ, वो जेब में कभी पैसा नहीं रखते थे, कभी हाथ से उन्होंने पैसा छुआ नहीं, खर्च किया नहीं। तो वो पलट के उन्होंने पीछे देखा तो उनके निजी सचिव केदार शर्मा थे, तो उन्होंने 200 रुपया पंडित जी को थमाया और उन्होंने राजनारायण जी बोला हाँ ये ठीक है, इतने में नाश्ता हम लोग कर लेंगे, लेकिन आज का तेल कौन भराएगा। तो कुछ और धन उन्होंने लिया, फिर दोनों लोग अपने अपने चुनाव प्रचार में निकल गए। तो ये सारा जो स्वरूप था हमारे संसदीय लोकतंत्र की चुनाव की राजनीतिक प्रक्रिया का, आज जिसका विलोप हो चुका है, बहुत बुरी तरह से हो जा चुका है। जिस तरह की लाग-डांट दिखाई देती है और उसमें जिस तरह की उत्तेजक आंकड़ा दिखाई देती है और जिस तरह से गलत झूठ इन सब पर प्रचार के बल पर जन को गुमराह करने की ये पिछले 2.5-3 दशक है विशेष रूप से, और धन बल की भूमिका बढ़ गए। अब एक अपराधियों की जब पैठ, वो भी इसी दौर में ग्लोबलाइजेशन के दौर में ही ज्यादा उसका स्वरूप हो रहा है हमारे लोकतंत्र में। तो एक भय सताता था कहीं लोकतंत्र की परिभाषा ही न बदल जाए कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए है, ये अपराधियों का, अपराधियों के द्वारा अपराधियों के लिए न कन्वर्ट हो जाए। और आज उससे और आगे बढ़ करके धन बल की भूमिका जिस तरह से बढ़ी है, नाम नहीं लूंगा किस इलेक्शन का, उसके शहर की बात है, लेकिन एक वाकया मुझे याद आता है, मैं साक्षी हूँ उसका, कि एक राजनीतिक दल का एक बड़ा युवा कार्यकर्ता, 20-22 साल की उम्र, बड़ा शौक उसे राजनीति करने का, खूबसूरत नौजवान था, और वो
अचानक अपने पार्टी के ऑफिस में आता है, जो चुनाव का दफ्तर था, और रोने लगता है। तो और जो लोग थे उसके ऑफिस में, वो घबरा, क्या बात हो गई, कहीं मार झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, कहीं क्या हुआ, किसी ने मारा तो नहीं? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो रो काहे रहे हो? तो रो इसलिए रहा हूँ कि मुझे बड़ा शौक था कि मैं राजनीति करूं। मैं क्या राजनीति करूंगा? क्यों, क्या हुआ? हाँ, मैं 5-6 दिन से घर नहीं जा रहा था, लगा हुआ था पार्टी के चुनाव प्रचार में। और आज मैं कई दिन बाद घर गया तो मुझे पता चला कि मेरे वालिद साहब ने, मेरे घर में 8 वोट हैं, और मेरे वालिद साहब ने विरोधी दल के जो विधायक जी चुनाव लड़ रहे हैं उनसे पर वोट 2000 के हिसाब से 16,000 रुपए ले लिए। मैं क्या राजनीति करूंगा? तो आज एक एक वोट को खरीद लेने की हद तक लोकतंत्र पहुंचा दिया गया है। ये बात बिल्कुल सही है कि लोकतंत्र में पैसे की क्या अहमियत है कि पहले दिन से लेकर के वोट डालने की रात तक जो है वो पैसा किसी भी तरीके से जेब में चला जाए, ये लोगों की कोशिश हो। हाँ, पैसा दे के वोट ले लेना, और विश्वास नहीं है कि पैसा ले लेने के बाद भी आदमी वोट नहीं देगा। तो इस तरह के कितने वाक़े उभरते हैं। पिछले चुनाव में भी उभर करके आए थे, बनारस के आसपास की कॉन्स्टिट्यूंसीज के वाक़े हैं, मीडिया में भी आया, कंप्लेंट्स भी हुई कि साहब उनके विश्वास नहीं है कि पैसा ले लेंगे तो वोट उसके बाद भी देंगे कि नहीं देंगे अंदर जाने के बाद। तो उनकी वोटर आईडी जमा करा ली जाती थी, पूरी की पूरी बस्ती की वोटर आईडी जमा करा ली जाती थी। अभी हाल ही में ऐसा मामला था, एक ही 2 चुनाव पहले आया था अभी। तो मतलब हमारे लिए पैसा लेके वोट डालो और भरोसा नहीं है तुम्हारे ऊपर तो तुम घर रहो, वोट डाल लेना जाओ। ये जो लोकतंत्र का स्वरूप है, जिसमें विचारों की भूमिका घटती चली जा रही है, रोल ऑफ आइडिया के बिना राजनीति नहीं चल सकती। तो ये जो राजनीति का विकृत होता स्वरूप है, ये का विषय है। जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं, समस्याएं होती हैं, जिन समस्याओं को आम आदमी जीता है, भुगतता है, जिसे लगातार भुगतता है, वो समस्याएं काफूर हो जाती हैं जनमत को प्रचार तंत्र के माध्यम से, इमोशनल इश्यूज के माध्यम से, या धनतंत्र के माध्यम से गुमराह करने की कोशिशें जब सफल होने लगती हैं। तो ये बेहद गहरी चिंता का विषय है, और इसी का परिणाम है कि जो राजनीति में और चुनावी प्रक्रियाओं में, विधायिकाओं में जो लोग हमारे जाते हैं, उनमें भी आप देखेंगे तो अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से पिछले चुनाव में अपने दल छोड़ करके दूसरे दलों में लोग गए थे, और ऐसे तमाम लोग आज उस दल को छोड़ करके 5 साल वहाँ सत्ता में रहे, उस दल को छोड़ करके तीसरे दल में जा रहे हैं। तो मतलब सत्ता ही एक अभीष्ट है और उसके लिए कुछ भी किया जा सकता है। इस तरह की सोच लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। ये बहुत वाजिब बात आपने रखी है सर कि निश्चित तौर पे धन से सत्ता हासिल करना और सत्ता ही एकमात्र लक्ष्य है, वो चाहे जैसे मिले उसे ले लीजिए, चाहे जैसे। आप ये देखें कि कोई पार्टी चुनाव जीत भी जाती है, उसके बाद भी उसकी सरकार नहीं चल पाती है। जीते कोई सरकार हम बनाएंगे, लोकतंत्र यहाँ पहुंच गया। ये आपने देखा कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने कितनी जगह दूसरे दल की चुनी हुई सरकारों को गिराया, और कुछ जगहों पे उनकी गिराने की कोशिशें सफल नहीं हुई। 2 ही जगह पे, राजस्थान और महाराष्ट्र में, लेकिन कई एक जगहों पे उनकी कोशिशें सफल हुई। और ये वही दल है जिस पार्टी में एक नारा हुआ करता था, वी आर पार्टी विद द डिफरेंस। सुना होगा ये नारा आपने, अटल बिहारी वाजपेयी के समय बड़ा सुर्खी में ये नारा रहता था कि हम औरों से अलग हट करके हैं, मतलब सैद्धांतिक आधार पर राजनीति का दावा करने वाले दल हैं। लेकिन आज अगर इस नारे का प्रयोग, अटल जी ने इसे जी के भी दिखाया था, अटल जी ने इसे करके भी दिखाया था। हाँ, आप कह सकते हैं भाई 13 दिन में उनकी सरकार गिर गई, लेकिन कोई जोड़ तोड़ नहीं की थी उन्होंने।
उससे पहले नरसिंह राव के ऊपर ये चार्ज आया था, लेकिन अटल जी के ऊपर तो ये चार्ज नहीं आया। खास नरसिंह राव जी ने भी वैसा किया होता, चले जाने दी होती सरकार को, तो शायद उतना खामियाजा उनके दल को नहीं भुगतना पड़ा होता, कांग्रेस को नहीं भुगतना पड़ा होता। लेकिन अटल जी ने वैसा किया, और आज तब वो नारा था कि वी आर पार्टी विद द डिफरेंस, और आज अगर उस दल में ये नारा भूल करके इस नारे का नाम नहीं लेता, लेकिन अगर कोई लगा दे तो लोग हंस देंगे, बच्चा भी हंस देगा, क्योंकि आज तो जो हालात हैं उसमें ये तो कहा जा सकता है कि दे आर पार्टी विद द डिफरेंस बट इन डिफरेंट सेंस। सरकार चुनाव कोई जीते, सरकार हम ही बनाएंगे। लेकिन सर सवाल एक और है कि जो असल मुद्दे हैं, जैसे आज प्रदेश में पानी की बात की जाए तो तमाम ऐसे ज़िले हैं जहां पीने लायक पानी नहीं है, आर्सेनिक आ रहे हैं, लोग बीमार, जो गोरखपुर हो, कौशाम्बी हो, फतेहपुर हो, तमाम ऐसे ज़िले हैं। कांग्रेस के टाइम जो योजना आई थी, बाद में उसे अपडेट करके हर घर जल योजना जो लाई गई, उससे भी कोई बहुत लाभ नहीं हुआ। दूसरा बड़ा मुद्दा जो पूरा 5 साल यह देश भुगता, वो मुद्दा था छुट्टा पशुओं का, किसानों की फसलें बर्बाद हुई, महिला सुरक्षा, तमाम ऐसे मुद्दे जिसे यह जनता भुगतती रही है। लेकिन आज उसके बीच में ये मुद्दा कहीं दिखता नहीं, इसकी वजह ये क्यों गायब? दो ही मुद्दे नहीं, ऐसे ढेर सारे जमीनी मुद्दे हैं जो आम आदमी का जो जनजीवन है उससे सरोकार रखते हैं, जिन्हें आदमी जीता है, भुगतता है। ऐसी समस्याएं जिनको 5 साल भुगतता है, लेकिन बहुत सारे इमोशनल इश्यूज के सहारे, या ये धन बल वगैरह के सहारे, या छल और बल के सहारे इसको निगेट करने की राजनीतिक कोशिशें होती हैं। सेंटिमेंटल मुद्दे, चाहे वो धर्म के आधार पर हो या जातियों के आधार पर हो, कास्ट बेस्ड वोटिंग बिहेवियर लोगों का आ जाता है सामने। तो ऐसे इमोशनल इश्यूज के सहारे बहुत सारी चीजें भूल जाने के लिए मजबूर किया जाता है आम मतदाता को। अब आज की बात आप करें, जो बातें आप कह रहे हैं उससे ज्यादा गंभीर बात यह है कि इतनी कमर तोड़ महंगाई है इस समय, बिल्कुल, कि आम आदमी का जीवन संत्रस्त है। बिल्कुल, अब उन्हें आप कभी 1000 रुपए महीने समा दो, कभी कुछ दे दो, इस तरह के लॉलीपॉप से उनका जीवन सम्यक ढंग से नहीं चल सकता। लेकिन भूल जाओ इसको, क्योंकि मंदिर बना दिया है। ये जो या पिछले 2 साल का जो दौर बीता है, पिछला साल यही वक्त, फरवरी का, मार्च का, याद करो अप्रैल का, क्या हालात थे। गंगा में तैरती हुई लाशें। कोई आदमी अपने किसी परिजन की मौत के बाद कोशिश करता है कि सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार करे, लेकिन जब 25-25 हजार रुपए में फ्यूनरल हो रहा था, गरीब आदमी के बस का नहीं था, कुछ बस में था तो वो तो इलाज में उजड़ चुका था, गंगा में फेंक के चला गया। 1-2 नहीं, हजारों लाशें गैर गंगा में तैरती हुई मिली। अस्पतालों में जगह नहीं थी। इस बनारस की बात सबको याद है, किसी अस्पताल में जगह नहीं थी, लोग तड़प तड़प के मर रहे थे, दवा की ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, 50-50 हजार की दवा मिल नहीं रही थी, इलाज मिल नहीं रहा था। लेकिन भूल जाओ, ठीक है महामारी थी, महामारी में किसी का बस नहीं है, लेकिन उस महामारी के भयावह स्वरूप के पीछे जो बदइंतजामी कारण थी, क्यों भूल जाए मतदाता उसको, किस वजह से भूल जाए इन बातों को। कोई कितना भी कमा रहा है, महीने भर खर्च नहीं चला पा रहा है, इस समय जो महंगाई का आलम है उसे कैसे भुला दिया जाए। इस तरह के तमाम जो बुनियादी सरोकार हैं इन पे चर्चा होनी चाहिए। और मतदाता अगर नहीं सोचेगा तो कौन इस पे सोचेगा और क्यों सोचेगा, और नहीं सोचेगा तो फिर आने वाले समय में आपके जीवन का क्या होगा, आपकी संततियों का क्या होगा।
लेकिन आम मतदाता, मैं जहाँ तक आम मतदाता में कहीं न कहीं इन बातों का उतना असर नहीं दिख रहा है जितना होना चाहिए। इसकी वजह क्या हो सकती है? नहीं, असर तो होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकारों की विफलताओं के चलते पिछले लगभग 3 दशक में हम लोगों ने देखा है कि खूब बार बार बदलाव। आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की बात अगर करिए, बार बार बदलाव आपको दिखाई दिया। पहले वो बदलाव इस तरह के होते थे कि वो मिली-जुली सरकारों का स्वरूप आता था, जोड़-तोड़ से सरकारें बनती थीं और बिगड़ा करती थीं, टूटती थीं, इलेक्शन होते थे। लेकिन और ये चला सिलसिला लगभग 2002 तक, इसी तरह से सरकारें चली। 1989 में जो सरकार बनी थी तो मेजॉरिटी की सरकार बनी थी, गैर कांग्रेस की सरकार, और फिर 91 में बीजेपी की सरकार भी बनी तो वो भी मेजॉरिटी की सरकार थी। लेकिन उसके बाद हंग असेंबलीज लगातार बनती रही। लेकिन 2002 के चुनाव के बाद 2 तक हंग असेंबलीज बनी। उसके बाद के 3 चुनाव आप देखें, तीनों चुनावों में अप्रत्याशित रूप से, किसी को चुनाव के पहले ये गुमान नहीं था कि 2007 में कि बहुजन समाज पार्टी अकेले सरकार बना लेगी, या 12 में समाजवादी पार्टी अकेले बहुमत की सरकार बना लेगी, या भारतीय जनता पार्टी 17 में अकेले और इतने बड़े बहुमत की सरकार बना लेगी। ये किसी को इलेक्शन के पहले प्रयास नहीं था। लेकिन जनादेश इस तरह के आए, तो आए इसलिए कि उन सरकारों की जो कमियां थी, खामियां थी, विफलताएं थी, उनके खिलाफ लोगों ने वैकल्पिक प्रयोग के लिए जनादेश दिया। तो कोई आश्चर्य नहीं कि आपको फिर वो दिखाई दे। सर, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो बदलाव हुआ उसमें कहीं न कहीं जो सोशल इंजीनियरिंग की लोग बात करते हैं, वो मुद्दे कहीं न कहीं सोशल इंजीनियरिंग सारे सामने कमज़ोर पड़ गए। क्या सोशल इंजीनियरिंग की वजह से सरकार बनी या निश्चित तौर पे ज़मीनी बदलाव? देखिए, बहुत सारे फैक्टर चुनाव में होते हैं। आप कह सकते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग भी एक फैक्टर है, क्योंकि हमारे लोकतंत्र भी जो समाज होता है उसी समाज में खड़ा होता है जी। तो जिस तरह की सामाजिक संरचना हमारी थी, जातियों में बटा हुआ समाज, धार्मिक सांप्रदायिक मनोवृत्तियों में बटा हुआ समाज, और एक सामंतशाही की विरासत वाला समाज हमारा था। और उस समाज में अचानक एक दिन जब हम देश की आज़ादी लंबे संघर्ष के बाद मिली और उस आज़ादी का संहिताकरण करके दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का पौधा हिंदुस्तान में रोपा गया, और वो पौधा पल्लवित हुआ। वो ढहा नहीं, बहुत सारे देशों में लोकतंत्र है, लेकिन ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है जो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा विराट लोकतंत्र हमारे यहाँ वटवृक्ष की तरह खड़ा है। लेकिन एक चीज हुई कि ये लोकतंत्र आया, संवैधानिक लोकतंत्र आया, संविधान बना, तो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के परिप्रेक्ष्य में हम कई कदम आगे एक दिन बढ़ गए। अचानक एक दिन में सबको एक बराबर वोट देने का अधिकार मिल गया, और जो सामाजिक पृष्ठभूमि थी जिसमें तमाम प्रकार के विभेद थे, शोषण थे, ऊंच नीच की भावनाएं थी, अस्पृश्यता तक की भावना थी, तो ये समाज उस तरह से आधुनिक नहीं बन पाया। तो सोशल मॉडर्नाइजेशन और पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, सामाजिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक आधुनिकीकरण के बीच एक खाई शुरू से हमारे लोकतंत्र में रही है। अब उसमें जो पिछड़े हैं वो आगे आने के लिए हाथ पांव मारते हैं, और उसमें स्वाभाविक है कि विकास में कहीं न कहीं सत्ता संरचना से उनकी धुरी जो है वो सहायक बनती है, तो उससे उनका वोटिंग बिहेवियर भी निर्धारित होता है। तो सोशल इंजीनियरिंग का अपना एक रोल है, लेकिन केवल सोशल इंजीनियरिंग से ही सब कुछ नहीं हो जाता। और सोशल इंजीनियरिंग में भी कहीं न कहीं जो विकास की जनाकांक्षाएं हैं
विभिन्न वर्गों की, वो फंक्शनल होती हैं। तो 2007 या 12 या इसमें तो वो सोशल इंजीनियरिंग तो आज भी काम करती हुई दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं सत्ता के खिलाफ ध्रुवीकृत होती हुई एक प्रक्रिया आज भी चर्चा में आ गई है, दिखाई दे रही। वो रोज कोई ना कोई आया राम गया राम इधर से उधर हो रहा है। सर, जो यूपी की स्थिति अभी दिख रही है, जिस तरीके से ऐसा शो किया जा रहा है कि दो ही पार्टियां हैं, एक तरफ बीजेपी में या तो लोग ज़्यादातर भाग रहे हैं या तो ज़्यादातर लोग बीजेपी से सपा में भाग रहे हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश कहीं पश्चिम बंगाल के रास्ते पे जा रहा है क्या, कि यहाँ दो ही पार्टियां चुनाव बखूबी लड़ेंगी और सबकी जमानत जब्त होने की स्थिति होगी? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश में मतलब एटलीस्ट 4 एंगुलर और कहीं कहीं 2 से भी ज़्यादा लड़ाई तो होगी। आम आदमी पार्टी ने भी कल उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए जी। और कांग्रेस का संगठनात्मक स्वरूप कमजोर हुआ था पिछले दशकों में, लेकिन उसकी लीडरशिप ने उसे थोड़ा ठीक करने की भी कोशिश की है। और जो एक विपक्ष की भूमिका होती है आंदोलित राजनीति की, उसमें कांग्रेस अन्य विपक्षी दलों से आगे दिखाई देती रही है। पिछले साल 2 साल का जो सिनेरियो है उत्तर प्रदेश की राजनीति का, उस पर आप दृष्टिपात करो तो वो धरना प्रदर्शन से लेके जेल जाने तक में कांग्रेस औरों से आगे दिखाई देती रही है। तो मात्रात्मक भेद हो सकता है, लेकिन उस तरह के पोलराइजेशन की स्थिति यहाँ बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है कि पूरा बाइपोलर हो जाए इलेक्शन। यद्यपि जो पब्लिसिटी के मोड हैं, जो राजनीतिक हित के लिए कुछ पक्षों के काम करते हैं, वो इस तरह का जनमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब पोलराइजेशन होता है तो वो कुछ लोगों को सूट करता है। जो बड़े दल हैं उनको सूट करता है, पिछले इलेक्शन इसका गवाह है। लेकिन उस तरह का पोलराइजेशन का आलम नहीं दिखाई देता, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का भी अपना एक सुनिश्चित वोट बैंक है जो पिछले इलेक्शन में भी दिखा नहीं था, और कांग्रेस ने भी अपने को आंदोलनों की राजनीति से, खास करके प्रियंका गांधी के कमान संभालने के बाद, अपने को यहाँ एस्टेब्लिश किया है राजनीति। बल्कि सबसे बड़ा दल होने के बावजूद समाजवादी पार्टी लगातार 5 साल तक आंदोलनों की राजनीति से उसने अपने को विरत रखा है। और आज अगर उसके पक्ष में कुछ चीज़ें जाती नज़र भी आ रही हैं तो वो एंटी इनकम्बेंसी का बेनिफिट है उनका, उनके किसी आंदोलन का बेनिफिट नहीं है उनको। सर, मेरा सवाल इसी पे था, मैं पूछना भी चाह रहा था ये सवाल आपसे कि 5 साल जो अन्य विपक्षी पार्टी, थोड़ी सी कांग्रेस या प्रियंका को छोड़ दिया जाए, तो जो लड़ाई जिसके लिए समाजवादी पार्टी जानी जाती थी कि गांव से लेकर के जिले तक वो बड़ी अच्छे मुकाबले में विपक्ष की भूमिका को निभाती थी, अन्य दल भी लड़ते थे, आपने बहुत साल तक देखा है चीज़ों को। इस बार के जो विपक्षी दल थे वो लड़े नहीं, विपक्ष की भूमिका सही तरह से गंवा नहीं पाए, वो कहीं ना कहीं डर रहे थे। ये उनके भीतर एक डर बहुत सारे में तो समाजवादी पार्टी में हैं और जिन लोगों से बात होती थी तो उनसे ये सवाल मैंने कई बार किया। डरने वाली सर जो बात है वो जरा जानना, डर है या उनकी रीति नीति है, ये स्पष्ट नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हम लोग भी चाहते थे, हम लोगों ने अपने लीडर से कहा भी, लेकिन बहुत सारी बातें भाई अब मुकदमे कायम हो जाते हैं जी, और सरकार बन भी जाती है तो चाह करके भी मुकदमे वापस नहीं हो पाते हैं, जबकि मुकदमे राजनीतिक वजहों से, राजनीतिक आंदोलन की वजहों से होते हैं। क्या आप तो सबको क्यों संकट में डालें? तो जबकि वो आपने समाजवादी विरासत की बात की, राम मनोहर लोहिया एक स्टैंडिंग प्रोग्राम दे के रखते थे कि धारा 144 जहाँ लगे वहाँ तोड़ो, यहाँ तक कि उनके मंत्री भी उत्तर प्रदेश की दिल्ली में जाके तोड़ के गिरफ्तारी देते थे, बतौर मिनिस्टर गिरफ्तारी देते थे धारा 144 को तोड़ करके। इसके भी उदाहरण है। तो जो आंदोलन के गर्भ से उगिया होने का दावा करने वाला जो दल है वो आंदोलन से क्यों विमुख रहा, जबकि मुद्दे बहुत आए।
एक ही दिन में मतलब पार्षद जीते जिला पंचायत में ज़्यादा सपा के जी। और उसकी तुलना में बहुत कम जीते भाजपा के, लेकिन अध्यक्ष भाजपा का बन गया। जबरदस्ती उनके पर्चे कोई न कोई नुक्ता बता करके खारिज कर दिए गए या उनके उम्मीदवार को भगा दिया गया, पर्चा भरने नहीं दिया गया। ये सब मुद्दे क्या कम थे लड़ने के लिए? इन डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी आप लड़ सकते थे, लेकिन वो लड़ाई लड़ने की जगह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने ऐसी घटना के बाद तो जब अध्यक्षों के पर्चे ढेर सारे एक ही दिन खारिज हो गए थे, तो अपने पार्टी के संगठन के उन जिलों के अध्यक्षों को ही हटा दिया पदों से। ये तो सेल्फ गोल वाली स्थिति थी आंदोलन की राजनीति में। लेकिन उनकी सभाओं में भी अगर भीड़ आ रही है तो वो जो बात हो रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी भी काम करता है, वो उधर जाके प्लस कर रहा है, न कि उनका जो है आंदोलन का स्वरूप। सर वो भी प्रियंका गांधी के पास भी आ रही है। सर ये जो ठेकेदारों की चंगुल में आज की राजनीति दिखती है, इसे फिर से आम युवा या आम कार्यकर्ता के हाथों में कब आएगी, इसकी संभावना क्या है? देखिए, ये बाजार की ताकत है और ये बाजार की ताकत ग्लोबलाइजेशन के दौर ने और लिबरलाइजेशन ने दी है। बाजार ऐसी अभ्यंतरिक शक्तियों से लैस हो गया जिससे वो लोकतंत्र को हाँकने लगा। ये केवल हिंदुस्तान की समस्या नहीं है और देशों की भी ये समस्या है, लेकिन इस कोविड के दौर ने ये बात सिद्ध कर दी है कि बाजार और कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मुनाफाखोर बाजार कभी संरक्षक नहीं हो सकता आपका। आपने देखा कि जो निजी क्षेत्र का बाजार है चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे वो दवा बेचने और ब्लैक मार्केटिंग उसका बड़े पैमाने पर हुई है पिछले साल का सारा देश आपको याद है, या अस्पतालों में जिस प्रकार से लूट खसोट हुई है। और पहली लहर में तो जर्जर बना, ग्लोबलाइजेशन के दौर में जर्जर बना दिया गया जो पब्लिक सेक्टर का चिकित्सा तंत्र था, वही जूझता हुआ दिखाई दिया। प्राइवेट सेक्टर तो शटर गिरा करके दुबका हुआ था। और दूसरी लहर में उसे चस्का लगा तो गया गुजरा अस्पताल भी था तो 3-3 लाख रुपए 2-3 लाख रुपया जमा कराने के बाद तब तो बेड देते थे वो, जबकि वहाँ भी इलाज क्या होता था, वही जो आइसोलेशन में रह करके आप घर में 1000-1200 रुपए में जो इलाज कर लेते थे वही दवाइयाँ वहाँ भी दी जाती थी, लेकिन 2 लाख रुपए के नीचे बेड नहीं मिलती थी। तो ये बाजार कभी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जैसे लॉकडाउन की घोषणा की उस दिन उन्होंने अपील की कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अपने एम्प्लॉइज के कुशल क्षेम का इस संकट के समय में ध्यान रखें। ये प्रधानमंत्री की अपील थी। हुआ क्या? हाई लॉकडाउन शाम को घोषित हुआ, सवेरे शटर बंद और करोड़ों लोगों को उनके पेमेंट भी मिलने बंद। कमाया हुआ एक तो पता ही नहीं था कि कितने करोड़ लोग अपने गांव छोड़ करके इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही कि अपने गांव से कट जाओ तो ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा बच जाओ। तो गांव छोड़ के कितने लोग बाहर हैं कोई आंकड़ा नहीं था, वो 15 करोड़ है कि 20 करोड़ है कि 14 करोड़ है। और एक दिन आया कि कमाया हुआ 10-20 दिन खाया लोगों ने, उसके बाद लॉकडाउन की सारी बाध्यताओं को, सारे बंधनों को तोड़ करके करोड़ों लोग अपने गांव की तरफ जाती हुई सड़कों पर हजारों किलोमीटर पैदल जाने के लिए निकल पड़े थे। वो विहंगम दृश्य भी लोग चाहते हैं कि भुला दिया जाए। कैसे भुला दिया जाए? तो ये बाजार जो है, ये जो प्रचार तंत्र है उसके कब्जे में है, लोकतंत्र भी उसके कब्जे में है, लोकतंत्र की प्रक्रियाएं उसके कब्जे में है धन के बूते पे। तो ये बाजार का इम्पैक्ट है और ये इम्पैक्ट बहुत दिन नहीं चलने वाला है। आपने देखा कि किस तरह से किसान आंदोलन एक अभूतपूर्व आंदोलन साबित हुआ जो सफलता के मुकाम तक एक बड़े लंबे संघर्ष के बाद पहुंचा इस बाजार के खिलाफ। क्या इसकी काट जो है वो आंदोलन ही है? लोकतंत्र तो आंदोलन की राजनीति से ही सिद्ध होता है।
और आने वाले समय में ऐसा राष्ट्रीय स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन के गर्व से ही वो सारे सिद्धांत, वो सारी दार्शनिकताएं पैदा हुई जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा संवैधानिक लोकतंत्र हिंदुस्तान में गढ़ा। वो आंदोलन के गर्भ से निकला है भारत का लोकतंत्र। आने वाले समय में बदलाव की उम्मीद है, होनी चाहिए। हम क्योंकि मुझे एक चीज का भरोसा है कि हिंदुस्तान का आदमी कुछ भी कबूल कर सकता है, किसी तानाशाही को कभी कबूल नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी ताकत है हिंदुस्तान, और लोकतंत्र हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है बीती शताब्दी की। और 21वीं शताब्दी में जो ये बात मैंने कही कि लोग किसी तानाशाही को कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे, ये सबसे बड़ी विश्वास जो है, ये सबसे बड़ी है भारत के लोकतंत्र की। इसलिए कल होगा वो अच्छा ही होगा, हम लोगों को ये मान के चलना चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे प्रोफेसर सतीश राय, जिनसे हम देश की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति के बहुत सारे आयामों पर बातचीत कर रहे थे। आपने बहुत खूबसूरत तरीके से अपना पक्ष रखा और नए और पुराने दौर की राजनीति पर हमसे चर्चा की। आप देख रहे हैं रिपोर्ट वाला 24। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।